Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadim here. Respected aspirants, lecture number 2, lecture number 1 बहुत important था। वो उसका टाइटल था हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर आपने वो नहीं सुना उसको ज़रूर सुनिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि हमने प्लान किया था कि मैं आपको स्पेशल एंड लोकल लॉज की जो है वो तैयारी करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इशू है। ठीक है, तो आज आज जो मेरा टॉपिक है वो किसी भी एग्जाम के लिए भी हो सकता है। लर्न द आर्ट ऑफ बेयर एक्ट रीडिंग, और किसी भी बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, या फिर हाउ टू प्रिपेयर स्पेशल एंड लोकल लॉज, क्योंकि स्पेशल एंड लोकल लॉज में भी बेयर एक्ट है। तो मैं आज आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करूंगा, और साथ में मैं आपको एक जर्नल तरीका भी बताऊंगा एक एक्ट को पढ़ने का। आप में से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें सेक्शन याद नहीं होता, हमें सेक्शन याद नहीं रहते। तो जबकि अगर आप पीपीएससी के पेपर देखें तो वो डायरेक्ट कोई सेक्शन भी पूछ लेता है। वो कहता है फलां प्रोविजन से बताएं कौन सा सेक्शन डील करता है 35, 36, 37, 38। तो फिर वहाँ पे आपको फिर वो टिक करना होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा कि आपको वो चीज़ जो है वो याद रह जाए। देखिए, जो एक बेयर एक्ट होता है उसको एक सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है, और बेसिकली वो एक नावल होता है, वो एक स्टोरी होती है। और अगर हम उसके इंडेक्स कंटेंट्स को सामने रख के चलें तो और उसकी स्कीम को समझने की कोशिश करें, तो जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि वो बेसिकली वो जो एक्ट था वो एक सीक्वेंस के साथ था। तो जब आप एक चीज़ को सीक्वेंस के साथ ही याद रख लेते हैं तो वो फिर जल्दी नहीं भूलती। फर्ज करें कोई भी एक्ट है, अगर आपको पता है कि उसका सीक्वेंस क्या है, और उसका सीक्वेंस से मुराद उसका चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 4 क्या है, ठीक है। और फिर आपको सीक्वेंस के साथ वो चैप्टर याद है, और फिर आपको ये पता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर उसका टाइटल क्या है और वो कहाँ से शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, चैप्टर 2 कहाँ पे हो रहा है। तो फिर वो सेक्शन याद रखना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। इवन इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि वो 4 सेक्शन पूछता है पेपर में, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन आपको लगता है कि इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, और जो उसने सेक्शन 15 लिखा है वो पहले चैप्टर में से है, और या पहले पार्ट में से है, और वो आपको कंफर्म है कि पहला पार्ट या चैप्टर इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लक नहीं है, वो तो डेफिनेशन से मुतल्लक है या व्हाट्सोएवर। तो एक आप इंश्योर हो गए कि भाई पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं ना सकता, ठीक है। अब पिछले 3 रह गए, फिर आपने एक और सेक्शन के बारे में अंदाज़ा लगा लिया कि इसका चैप्टर भी मुझे याद है, और ये भी चैप्टर इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लक नहीं है, आपने उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। तो अब आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अब आपने 2 में से एक सेलेक्ट करना है, यानी आप करेक्ट आंसर के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि अगर आप एक चीज़ को सीक्वेंस के साथ याद रखेंगे तो आपको उसका जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। अब ये करना कैसे है, ये आपने करना कैसे है, इसको याद कैसे करना है, यानी इसकी स्कीम को समझना कैसे है, तो उसका एक ही हल है। उसके लिए मैं कोई बेयर एक्ट ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ। अच्छा, इस फर्ज करें ये पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो अब ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इंशाल्लाह जब मैं इसको करवाऊंगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा भी इसको कैसे करना है। अब मेरी एक बात सुनिए आप, ठीक है। अब ये इसका इंडेक्स है, आपने एक काम करना है, जैसे जैसे सेक्शन पढ़ना है वैसे वैसे आपने अपना इंडेक्स बनाना है।
वैसे वैसे आपने अपना इंडेक्स बनाना है। यकीन जानिए जब आप पूरा बेर एक्ट पढ़ लेंगे और इंडेक्स अपने हाथ से लिख लेंगे तो बस अब आपने चलते फिरते सिर्फ वो इंडेक्स पढ़ना है, तो आप देखिएगा वो एक स्कीम के तहत आपको ना वो याद हो जाएगा। फर्ज करें वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक, तो अब आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर 3 है वो सेक्शन 5 से शुरू होता है, 7 पे एंड होता है। तो अब आपने 5 6 7 में से ही कोई तुक्का लगाना है, आपने बाकी सेक्शंस की तरफ जो है वो ध्यान जो है वो नहीं देना। दिस इज द थिंग के इसके जरिए आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ के साथ अपना इंडेक्स जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बेर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं और जो या स्पेशल लोकल लॉज को कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर एक बेर एक्ट में कौन कौन सी अहम चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम में कैसे हम एग्ज़ाम को सामने रख के हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, वो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहला है टिप नंबर 1 है किसी भी बेर एक्ट के बारे में, वो कहता है while preparing a Bail Act statute for any PPSC post, even otherwise for High Court exam, 3 to 4 MCQs marks are confirmed from the following categories. लो जी, अब मैं जो चीज़ें बताने लगा हूँ ये हर बेल एक्ट के अंदर मौजूद होती हैं, और कौन सी होती हैं देखें, कहते हैं कंप्लीट नेम ऑफ द एक्ट ऑर्डिनेंस, उसका कंप्लीट नेम क्या है, वो किस डेट को अनेक्ट हुआ है, वो किस डेट को अनेक्ट हुआ है, और साल क्या था उसके अनेक्टमेंट का, डेट क्या थी, और वो एक्ट नंबर क्या है, और उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, और वो टेरिटरी जिसमें उसने अप्लाई होना है, और यानी कौन कौन से पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, या किसी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अप्लाई होना है, वो प्रोविंशियल लॉ है या फेडरल लॉ है, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, उसके टोटल चैप्टर कितने हैं, उसके टोटल सेक्शन कितने हैं, और उस प्रीवियस कौन से लॉज हैं जो उसमें उसके तहत रिपील हुए हैं। अब यकीन जानो बच्चों कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपको 5 से 10 नंबर ओवरऑल ये आने ही आने हैं। अब बात जो है वो ये है कि ये सिलेबस है और इसमें इतने सारे एक्ट हैं, ऑर्डिनेंस हैं, तो फिर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं इन सब की एक्ट नंबर, ईयर, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट वो सारा कुछ याद कर लूँ, मैं उसको याद कर लूँ। तो उसका मैं आपको हल बताता हूँ, उसका हल क्या है। ये देखें, ये डीपीपी के लिए तैयार किया था, ये एक चार्ट बना लिया है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखिए नंबर 1 2 और टाइटल स्टैट्यूट का, ईयर, डेट ऑफ एनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, पार्ट, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल कितने हैं, और लॉज कौन से रिपील हुए हैं, और कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अब जब आप इनको बना लेंगे चार्ट की सूरत में तो इसको बेशक अपने कमरे में लगा दें, आप कहीं पे जाते आते जाते आपकी नज़र हो उसके ऊपर, तो यकीन जानिए कि पीपीएससी के किसी भी एग्जाम में लॉ से रिलेटेड आप अपने कम अज कम आप 20% तो एमसीक्यू जो है ना आप इसी तरह अपने जो है वो कवर कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है, और आप इसको जो है वो प्लीज़ इसके चार्ट बनाइएगा और फिर उन चार्ट्स को जो है वो सामने रख के तो उनको याद करने की जो है वो कोशिश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अब टिप नंबर 2 है, वो भी उसी से मिलता जुलता है, वो क्या है, within an act ordinance MCQs must be asked with reference to some month, year, penalties, amount, forums, government. You may make table of months, years, amounts, penalties for each act. In this way it will be easy to memorize the same. बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे एक ये ऑर्डिनेंस है ना,
ठीक है ना, ऑर्डिनेंस है। अच्छा, आप ये वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं, जो कंट्रोल F दबाया, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, आप फर्ज करें मैं लिखता हूँ ईयर, ठीक है, 2 ईयर, 7 ईयर, 4 ईयर, ये मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं, ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है मंथ, जहाँ मंथ 6 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ, ये एक एक्ट के अंदर चीजें आ रही हैं, ये पीपीएससी वाले आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसका भी एक टेबल बना लो, हर एक्ट को प्रिपेयर करते वक्त आप उसके अंदर मंथ अमाउंट जो आपको लगे ना कि ये डिफरेंट वैल्यूज अमाउंट और मंथ और ईयर्स आ रहे हैं, बेशक सर्च का ऑप्शन लगा के एक ही वक्त में आप जो है उसको जो है वो क्या किया करें, उसको लिख दिया करें। ये देखें, ये एक किसी भी एक्ट के में ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट्स को देखें, किस तरह से शॉर्ट करके लिखा गया सेक्शन 4, और उसकी पनिशमेंट को शॉर्ट करके लिखा गया ताकि वो उसको याद रखने में क्या रहे, वो आसानी रहे। शायद कोई और टेबल आ जाए तो मैं आपको दिखा सकूं कि वो ईयर्स ये वो किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना एक टेबल बना सकते हैं, और उस टेबल के आगे आप फिर उसकी अमाउंट्स, फाइन, उसका टेबल जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जब आपको करवाऊंगा तो अगर कोई टेबल बनता हुआ तो वो भी मैं साथ आपको बनवाता जाऊंगा। आगे चलता हूँ, किसी भी बेर एक्ट को पढ़ने के लिए तीसरा जो यहाँ पे मैंने टिप लिखा है वो ये है, always try to read a Bear Act by understanding scheme by focusing on its contents index given in the beginning. It is highly suggested to make your own contents while going through an act section by section. तो ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि याद करना बड़ा आसान हो जाता है किसी भी एक्ट को जब आप उसको बेर एक्ट को किसके साथ लेके चलते हैं, इंडेक्स के साथ लेके चलते हैं। बच्चों यही वो वजह है कि गाइडें जो है वो आप लोगों का फ्यूचर तबाह कर देती हैं कि उसमें कोई सिरा नहीं होता कि आप बेर एक्ट के हवाले से कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो आप सिर्फ एक क्वेश्चन की हद तक लिमिटेड रह जाते हैं। अब अगर तो पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया या उसने कोई एमसीक्यू, तो फिर आप मुंह देखेंगे किसी का। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि आपने बेर एक्ट के ऊपर फोकस करना है, बेसिक लॉ के ऊपर फोकस करना है, और उसके ऊपर फोकस करना है। एक बात क्लियर करता चलूं, मैं आपको इस चीज से मना नहीं करता कि आपके पास गाइड्स नहीं होनी चाहिए, गाइड बुरी चीज है। नो 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 नो, देखिए गाइड के ऊपर रिलाय करना बुरी बात है, रिलायंस आपने बेसिक लॉ पे करना है। जो गाइड्स होगी, सर बाबर के यूट्यूब के लेक्चर हो गए, सर बाबर के नोट्स हो गए, किसी और के लेक्चर्स हो गए, किसी का आर्टिकल हो गया, व्हाट्सएवर, उसको आपने अपनी असिस्टेंस के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करना है कि आपका जो बेसिक लॉ पे ग्रिप है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो आपने बेसिक लॉ जो पढ़ना है या उसकी स्कीम याद करने की कोशिश करनी है, वो आपने बेसिक लॉ की ही याद करनी है। और कुछ लोगों की तो ये आदत हो जाती है कि वो ना अपने नोट्स बनाते हैं, वो तो बेसिक जो उनका वो होता है बेर एक्ट, वो उसी के ऊपर ही नोट दे दे के उन्होंने किताब का बुरा हाल किया होता है। लेकिन वो किसी के लिए वो किताब बुरी हो सकती है, उनकी उससे दोस्ती हो जाती है उस बुक के साथ, और उन्होंने वो बेर एक्ट के ऊपर उसके साइड पे जो हिंट लिखे होते हैं वो उसको देखते साथ ही सारा कुछ उनके माइंड में आ जाता है, और फिर उनको वो भूलता भी नहीं है। इवन मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ के बेर एक्ट संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनकी साइडों पे बड़े नोट वगैरह जो थे वो दिए थे। तो यू कैन डू इट योरसेल्फ कि आप भी सिर्फ अपने बेर एक्ट के ऊपर लिखा करें। आपको कोई अच्छा पॉइंट मिला है कहीं से, वो भी उसके साइड पे लिख लें, ताकि भाई जो कुछ हो वो एक पेज के ऊपर हो, और उसको देखते साथ ही आपकी सारी मेमोरी फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, वो कहता है focus on lengthy topic in an act because that is the most favorite one from subjective question of high marks point of view। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना बेर एक्ट में, अगर सब्जेक्टिव पेपर भी आना है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उस क्वेश्चन को
इस नज़र से लेके पढ़ना है कि यहाँ से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। और यकीन जानिए, आई फर्मली बिलीव, अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है ना और आपने वो लेंथी सेक्शन का कंसेप्ट याद रखा हुआ है, मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आपका कलम कभी नहीं रुकेगा। पेपर में बैठने तक तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पता नहीं मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, मैंने हेडिंग बनाई है या नहीं बनाई, पता नहीं मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन यकीन जानिए, जब आप पेपर में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और एक दफ़ा आप वो हेडिंग्स बना के लिखना शुरू हुए तो आपका कलम नहीं रुकेगा। आपके लिए टाइम मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, अदरवाइज आपके पास इतना नॉलेज होता है कि आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। एक और बातों से बातें निकल रही हैं बच्चों, कभी भी एफिशिएंसी नहीं दिखानी पेपर में। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ये है कि जो उसने पूछा है, आपने डेप्थ में स्टडी की है, आप पागलों की तरह लिखे जा रहे हैं, आपका टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा, आपकी हैंडराइटिंग भी खराब हो रही है। खुदा ऐसे नहीं करना, अपने ऊपर ज़ब्त रखना है, अपने नर्व्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। कभी ये कोशिश नहीं करनी कि मैं मैक्सिमम लिख जाऊं, मैं हर चीज़ जो मुझे याद है मेरे दिमाग में मैं वो लिख जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उस सब्जेक्ट के हवाले से उस लिमिट में लेके चलना है जितने नंबर का वो जो है वो क्वेश्चन है। और ये बात जिसको समझ आ जाए, समझ ले वो सक्सेस के करीब है। एक और हम चीज़ जो है वो पढ़ते हैं, वो क्या है? वो ये है, a definition is always hard favorite in any act. Try to understand same conceptually. Usually MCQs are notes are asked. Our note is asked from definition. While attempting a question, you may refer a definition if you have a grip over that. ये तो आपको पता है, हर बेर एक्ट के अंदर डेफिनेशन का सेक्शन होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें से एमसीक्यूज भी ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव टाइप वो पूछना चाह रहा है तो कोई नोट भी दे सकता है कि इसके ऊपर आप जो है वो, अगर वो डेफिनेशन लंबी है तो आप लिखें। इवन इंटरव्यू में, पीपीएससी के इंटरव्यू में वो आपसे डेफिनेशन ज़रूर पूछता है, कानून शहादत, पीपीएससी, सीआरपीसी वगैरह से। तो दिस इज़ द थिंग बच्चों, कि आपने जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना कंसंट्रेट करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। फिर वो डेफिनेशन जब आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आप वो डेफिनेशन जो है उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। अभी हम ये भी सीखेंगे कि डेफिनेशन जो है वो जो है, या कोई भी क्वेश्चन जो है उसको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। क्या हमने उसको एज इट इज़ वर्डिंग लिखनी है? ह्यूमनली इम्पॉसिबल। फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतने लंबे सिलेबस में आप एक एक डेफिनेशन को याद कर लें, नॉट एट ऑल। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, बस आप अपना कॉन्सेप्ट थ्रो करें और यकीन कीजिए कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये कहता है ऑलवेज focus to go through a Bayer Act conceptually. Conceptually mean to read the Bayer Act keeping in view the object and purpose and scheme of the statute. Try to relate one section to other. अगर आपको पता हो कि एक एक्ट किस लिए बना है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट, उसकी प्रेम्बल आपके माइंड में हो और उसकी स्कीम आपके माइंड में हो, तो वो आपको इतना मज़ा देता है वो बेयर एक्ट कि आपका दिल करता है बस मैं अब इसको पढ़े जाऊँ। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। और फिर उसमें आप एक सेक्शन को दूसरे से रिलेट भी करते चले जाते हैं। तो आने वाले वक्त में जब मैं आपको बेयर एक्ट्स पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको यही चीज़ सिखाऊँगा कि कंसेप्चुअली ग्रिप कैसे करनी है और एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से रिलेट कैसे करना है। PPSC usually asks section number. You can memorize different sections of a lengthy Bayer Act by making a chart
and memorizing first and last section of each chapter and part। तो आप उसके इंडेक्स को मेमोराइज कर लें तो फिर आपके लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि वो सेक्शन नंबर आपको गैस करना या टिक करना वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। Always analyze syllabus and past paper to do object-oriented study by preparing a peer act as per paper pattern and examiner demand, otherwise blind study will be fatal one। देखिए, आपने जो पेयर एक्ट पढ़ना है, क्या आपने उसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या आपने उसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या आपने उसको थारो पढ़ना है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आप जो सिलेबस और जो पास पेपर हैं उसको ज़रूर एनालाइज करें और उसके बाद आप फिर उसको आगे लेके चलें। ठीक है। उसके बाद है ऑलवेज रीड पेयर एक्ट इन इंग्लिश एंड लॉजी। सबसे अहम बात सबसे एंड पे लिखी है कि हमेशा जो पेयर एक्ट है उसको जो है वो आप इंग्लिश को उर्दू में बुला के पढ़ें। इट विल हेल्प टू हैव अ ग्रिप ओवर द पेयर एक्ट कंसेप्चुअली। अच्छा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपने उर्दू के पेयर एक्ट के साथ इंग्लिश के पेयर एक्ट को मिला के पढ़ना है। जो ये नेल्सन मंडेला ने कहा, इफ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. यानी अगर आप मदर लैंग्वेज में कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपके हेड क्या आपके हार्ट तक जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मदर लैंग्वेज होती है और उसमें उस चीज़ को पढ़ना करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। चाहे आपकी इंग्लिश पे बड़ी ग्रिप हो तो लेकिन अगर आप उसी चीज़ को उर्दू में पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब ये देखो बच्चों, उर्दू और इंग्लिश ये दोनों और मैंने जो है वो पैरेलल मैं इनको लेके चल रहा हूँ और आप भी लैपटॉप पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि जो है इस तरह इनको पैरेलल रख के तो इधर आप इंग्लिश वाला पढ़ते जाएं और इधर आप जो है वो उर्दू में जो है। प्लीज़ मैं समझता हूँ आप में से जिसके पास लैपटॉप नहीं है ना, मैं समझता हूँ कि वो ना जो मर्जी हो आप किसी तरीके से छोटा मोटा जो है ना अपना लैपटॉप अरेंज करें और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस बड़ी आसान हो जाएगी अगर आपको वो उसका इस्तेमाल आता है पॉजिटिव और साथ में आपके पास है। तो अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो उसको ज़रूर मैनेज कीजिए। अब देखो ना बच्चों, मैंने एक आर्म्स ऑर्डिनेंस उर्दू और इंग्लिश में भी पढ़ लिया है। अब मैं इधर इंग्लिश पढ़ूंगा और जो ही मुझे कोई चीज़ मुश्किल लगेगी तो मैं इधर जाके इसको उर्दू में भी साथ के साथ देख लूँगा। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। ठीक है। तो आप भी इसको इस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कर दी है उन्होंने कि वो खुद ब खुद उसकी सेटिंग कर देता है। इधर देखें ना, इधर मैं गया हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आया ये मैंने इसकी खुद ब खुद सेटिंग कर देता है। तो अब मैं इसको इक्वली लेके चलूँगा और मैंने आगे आपको पढ़ाना भी ऐसे ही है। मैंने इस तरह उर्दू और इंग्लिश का पेयर एक्ट सामने रख के तो फिर मैंने आपको जो है वो आपको गाइड करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आज आपको पेयर एक्ट के कुछ टिप्स भी बताए हैं और बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर स्पेशल एंड लोकल लॉज का भी यही है क्योंकि उसमें भी जो है वो पेयर एक्ट है और ये अब मैंने आपको जो है वो पढ़ानी है और आगे तीसरे लेक्चर में मैं आपको कोई ना कोई जो है वो पेयर एक्ट जो है वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। और अगर मैं पिछले लेक्चर को मिला के पढ़ूँ इसके साथ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो इसका जो है वो निकाल लेना है सिलेबस निकाल लेना है। ठीक है। और उसमें आपने देखना है स्पेशल एंड लोकल लॉज कितने नंबर का है, किस तरह का पेपर आता है, उसके सारे एक्ट कहाँ हैं, उसके एक्ट के रिसोर्सेज। अच्छा, ये पेयर एक्ट उर्दू और इंग्लिश में मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ,
आगे मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? और गूगल ड्राइव के ऊपर भी पड़े हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिछले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपसे जो है वो क्या शेयर कर दिया गया है और मैं साथ के साथ ये बेरेक्ट आपके साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करता चला जाऊँगा, ठीक है? तो अब ये जब सारी चीज़ें हो जाएँगी तो उसके बाद फिर आप जो है उसको पढ़ना शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, कमेंट ज़रूर करना है। आई एम वेटिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।